राम जुडिशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त राम आप सभी को आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से है, डाइवोर्स को समझाऊंगा कि डाइवोर्स किस प्रकार से, किन आधारों पे, किन ग्राउंड्स पे हिंदुओं के अंदर लिया जा सकता है। जबकि हिंदू मैरिज हम सभी जानते एक संस्कार है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने जिस हिसाब से बनाया था कि भाई ठीक है, मोनोगेमी रहेगी, एक के साथ एक की शादी कर दी जाएगी और वो ताउम्र एक दूसरे से अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को निभाएंगे। इसी प्रकार से जब बेटी को बाप विदा करता था तो वो यही कहता था कि बेटी तेरी डोली आज उठ करके ससुराल जा रही है तो वहां से तेरी अर्थी ही वापस आए। तो ये हमारी पुरानी सोच थी। उसके बाद 1955 के जो HMA आया उसमें रूढ़ियों को हटा करके एक प्रकार से ग्राउंड्स बना दिए गए कि ठीक है जी, शादी के जिस प्रकार से ग्राउंड हैं, 5 कंडीशंस हैं मैरिज की, इसे फुलफिल करोगे, उसी प्रकार से अगर किसी को तलाक लेना है हिंदुओं में तो ये ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स पे, इन आधार पे आपको तलाक मिलेगा। वैसे तलाक लेना हिंदुओं में इतना आसान नहीं था पहले भी और आज भी नहीं है। अगर ये अमेंडमेंट म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग का 1976 में नहीं आता तो इसमें भी दोनों पक्ष जब राजी होंगे तभी डाइवोर्स मिलता है। उसके अंतर्गत भी एकदम से वो भी डाइवोर्स नहीं देते। तो हिंदू जो मैथोलॉजी से चली आ रही है कि हिंदू मैरिज एक संस्कार है, डाइवोर्स लेना इतना इजी नहीं है। तो आइए अब हम इसके ग्राउंड्स को देखते हैं। आज हिंदू मैरिज एक्ट के चैप्टर 4 में सेक्शन 13 to 15 ये 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें ए बी करके और भी बढ़ा दिया है। 1955 में ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में बताया हुआ है। तो वी आर डिवाइडेड द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स इन 3 टाइप्स। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी पार्टीज मीन्स husband या wife both are apply after filing the petition. Next one, only wife. These are the extra ground which has been given to the wife only. And third one, in a both party in a one time. It's mean there is a single party, there is also a single party only wife, and there is a both parties at present for the filing of the mutual consent divorce. Now, let us come. Any parties में एक्चुअल में इनिशियली 7 ग्राउंड्स दिए थे, उसके बाद ए बी करके उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। आज भी उतने ही ग्राउंड्स हैं। आइए देखते हैं डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज। डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज का मतलब यह है कि पार्टीज की इंडिविजुअली कैपेसिटी से कोई कमी आई हो, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। नंबर 2, फेलियर ऑफ लीगल सिस्टम। फेलियर ऑफ लीगल सिस्टम में क्या है? एक लीगल सिस्टम बनाया हुआ था हमारे अंदर सेक्शन 9 का, सेक्शन 10 का, जिसमें हम इतना इजीली डाइवोर्स नहीं दिया करते थे। सेक्शन 9 के अंतर्गत दोनों लोगों को कंजुगल राइट्स दे रखा था कि ठीक है, आपने वैवाहिक जीवन अगर व्यतीत करना है, शादी करी है, तो आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। दोनों इकट्ठा रह करके संतति उत्पत्ति कीजिए और अपनी फैमिली को डेवलप कीजिए और अपनी फैमिली को बनाइए, ये कानून कहता है। दूसरा, जुडिशियल सेपरेशन जो था वो ये कहता था कि क्या न है, ठीक है भाई, अगर आप लोगों का मन मुटाव आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए आपको हम सेपरेट कर देते हैं, 1-2 साल म्यूचुअली, बट डाइवोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर रह सकते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम था जो कि 1964 में इंसर्ट किया कि ये सिस्टम्स अगर फेल होते हैं, ठीक है, नहीं आगे रन कर पाते हैं, तो फेलियर ऑफ द लीगल सिस्टम में हम पिटीशन डाल सकते हैं। 13(1)(a) के अंतर्गत इसको डिस्क्राइब किया कि फेलियर ऑफ लीगल सिस्टम क्या है। 1964 में इंसर्ट किया। JS यानी कि जुडिशियल सेपरेशन, अगर दोनों पक्षों में चाहे हस्बैंड और वाइफ और नहीं बन रही है तो कुछ वक्त के लिए उनको सेपरेट कर दिया जाता था, 1-2 साल, ठीक है भाई, तुम अपने मैके रह लो, तुम अपने घर रह लो, और उसके बाद ठीक है दोनों मिलना चाहते हो, दिमाग दोनों का ठीक हो जाता है तो फिर आ जाओ
ये छोटी मोटी घर गृहस्थी के अंदर परेशानियां तो चलती रहती हैं। तो इसमें अगर डाइवोर्स आपने जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले ली है, आफ्टर दैट फिर भी क्या नाम है नहीं बन पाता कि नहीं जी हमें डाइवोर्स चाहिए, तो उसके बाद आप डाइवोर्स की पिटीशन डालने के लिए लायबल हैं सेक्शन 13(1)(a)(1) के अंतर्गत, तो आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, सेक्शन 9 HMA में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है, हमारा ये मानना है कि ये पहले हमारे इंडियन लॉ में नहीं था, एक प्रकार से ये बाहर से अडेप्ट किया हुआ है कि अगर हम दो लोगों ने मैरिज कर ली है तो विवाह किस लिए की जाती है, कंजुगेशन के लिए की जाती है, मीन्स संतति उत्पत्ति के लिए की जाती है और अपने फैमिली को डेवलप करने के लिए की जाती है, और ताउम्र उस फैमिली को बच्चे हो गए, ठीक है, उन्हें बड़े करो, पढ़ाओ लिखाओ और अपना मैट्रिमोनियल लाइफ जियो, इट्स मीन मीटिंग के लिए की जाती है। और अगर एनी ऑफ द पार्टी डिनाई करे कि ठीक है जी मुझे नहीं रहना या मुझे नहीं रहना, तो कोर्ट पूछ सकती है कि आप क्यों नहीं रहना चाहते। इस कारण से RCR बना कि नहीं भाई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करेंगे, बोथ आर द हस्बैंड ऑफ वाइफ, तो इसलिए सेक्शन 9 बना। और सेक्शन 9 के अगर आप डिक्री ले लेते हैं और आफ्टर दैट एनी ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी इकट्ठा नहीं रहना चाहते, मीटिंग नहीं करते हैं, तो आप उसके बिहाफ पे अगेन आप फाइल करके डाइवोर्स की पिटीशन RCR की डिक्री लेने के बाद इजिली ले सकते हैं। बट ये सिस्टम भी इजिली नहीं है, इसके अंतर्गत पहले आपको सेक्शन 9 की पिटीशन डालनी होगी या सेक्शन 10 की पिटीशन डालनी होगी, जुडिशियल सेपरेशन कराना होगा या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स कराना होगा। उसके बाद जब ये डिक्री आपको मिल जाएगी, आफ्टर दैट फिर आप फाइल करेंगे डाइवोर्स की पिटीशन और उसके बाद आपको डाइवोर्स मिलेगा। तो अमूमन इसमें भी काफी टाइम लग जाता था। आइए देखते हैं डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज। डिफॉल्ट ऑफ द पार्टीज सेक्शन 13(1) में दिया हुआ है और ये इनिशियली दिया गया था, ये तो खैर 1964 में अमेंड करके ये डाला था, फेलियर ऑफ लीगल सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या था, MDO मीन्स मिसकंडक्ट, डिजीजेस एंड अदर्स। ये एक MDO के फार्मूले पे था, मिसकंडक्ट, डिजीजेस एंड अदर्स, और ईच में 3-3 ग्राउंड्स और दिए हुए थे। तो मिसकंडक्ट में देख लो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। मिसकंडक्ट में एडल्ट्री, सेक्शन 13(1) एडल्ट्री जो है 1976 में इंसर्ट इसके अंतर्गत किया गया था। 13(1) एडल्ट्री, अगर किसी बंदे ने एडल्ट्री करी है किसी के हस्बैंड ने, तो वाइफ इस ग्राउंड पे आकर के कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल करके उससे डाइवोर्स ले सकती है। आफ्टर दैट क्रुएलिटी, क्रुएलिटी 13(1) के 1A में दिया हुआ है एंड डिजर्शन 13(1) के 1B में दिया हुआ है। तो क्रुएलिटी के अंतर्गत क्या आता है, किसी को मानसिक प्रताड़ित करना, किसी को शारीरिक प्रताड़ित करना, किसी को टोंड कसना, तो ये सब एक तरीके से इंजरी पहुंचाना। जो सेक्शन 44 IPC के अंतर्गत इंजरी दी हुई है ना, सेम वो काम करना वो क्रुएल्टी के अंदर आता है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो या प्रॉपर्टी से लेके और डॉरी डिमांड हो या उसकी खुद की रेपुटेशन से हो। तो ये सब क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है। और क्रुएल्टी के अंतर्गत इसके अलावा भी जैसे सेक्स करने से इनकार कर दिया, बच्चा पैदा करने से इनकार करना, या एक्स्ट्रा एक्सिस में सेक्स करना, मीटिंग करना, या आवेश मजाक में बिना सत्य के उसके लांछन करना, पर स्त्री से विवाह का वादा कर देना, और पत्नी का शराबी होना, पत्नी को आके गाली गलौज करना, मारपीट करना, पत्नी द्वारा अपशब्द बोलना, तो ये दोनों पे लागू होता है। ये नहीं कि केवल पति पे लागू होता है, पत्नी पे भी लागू होता है। पत्नी अपने हिंदू संस्कारों को अगर नहीं निभा रही है, अगर जिस परिवार में आई है और वो अपने सास ससुर की रेस्पेक्ट नहीं करती है, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करती है, या सास ससुर उस
लड़की को जो उसके घर आई उसको बेटी की तरह, बहू की तरह ट्रीट ना करके उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सब एक क्रुएलिटी के अंदर आता है। तो आप क्रुएलिटी के ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं 13(1)(a) के 1A में। ओके, नाउ आइए डिजर्शन। डिजर्शन ये है कि जब दोनों के अंतर्गत ये दिमाग कर जाता है नहीं यार मेरे को इसको रखना ही नहीं है, या मुझे इसको छोड़ना है, या मुझे इससे अलग होना है, त्याग करना है, इस तरीके की भावना आ जाती है तो उसको डिजर्शन कहते हैं। और इसकी पिटीशन पहले 2 साल के बाद ही पड़ती थी, अब उसको अमेंड कर दिया गया है तो इसके 2 साल के आफ्टर मैरिज पड़ती है। सेक्शन 13(1)(1)(b) के अंतर्गत डिजर्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इट्स मीन मिसकंडक्ट के अंदर हमारा ABCD आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला बन जाता है ACD, यानी कि मिसकंडक्ट में हमारे पास 3 मिसकंडक्ट है, एडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। नाउ नेक्स्ट वन, डिजीज। डिजीज पे आ जाइए। रोगों को देखा है कि क्या नाम है, अगर रोग होंगे तो स्वाभाविक बात है बंदा रोगी होगा। तो हमारे मैरिज की कंडीशन में भी पढ़ा था कि इट्स डिपेंड अपॉन द पार्टी, वो मैरिज को वॉइड करा लें या वैलिड रहने दें, क्योंकि ऐसी मैरिज वॉइडेबल होती है। तो इसके अंतर्गत भी वही है कि अगर किसी को डिजीजेस है और पार्टी चाहती है डाइवोर्स लेना तो उस ग्राउंड पे आ सकती है कोर्ट। नंबर 1, मेंटली डिजीजेस, यानी कि माइंड से रिलेटेड, इंसान है, इनकैपेबल है, तो जो भी मेंटली रिटार्ड है, मैड है, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसको सेक्शन 13(1)(1) के 3 में क्या नाम है डिस्क्राइब किया है। लिप्रेसी, लिप्रेसी कोड़ को कहते हैं। पहले जमाने में वाइट से चकते हो जाते थे, कोड़ हो जाता था, तो लोग ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहते थे पार्टनर, तो उस ग्राउंड को भी सेक्शन 13(1) के 4 में आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, वेनरल डिजीजेस, यानी कि डिजीज सेक्स से रिलेटेड, चाहे फीमेल हो या मेल हो, गोनोरिया और सिफिलिस, अदर इस टाइप्स के जो डिजीजेस हैं, और इनकैपेबिलिटी, तो ये वेनरल डिजीजेस में आते थे। सेक्शन 13(1) के 5 में आप इस सेक्शन के अंदर भी डाइवोर्स के लिए आ सकती है एनी पार्टी। तो डिजीजेस के अंदर भी हमारे पास एक तरीके से फार्मूला बना MLV, मीन्स इन 3 ग्राउंडों को याद रखने के लिए MLV को याद रखिएगा तो इसलिए याद हो जाएगा। आइए अदर ऑप्शंस क्या है। अदर ऑप्शंस ये है कि एपोस्टेसी। एपोस्टेसी कहते हैं, एक्चुअल में जो वर्ड है एपोस्टेसी, हिंदुओं के अंतर्गत कन्वर्जन का कोई प्रचलन नहीं था और ना ही है, बट आज मॉडर्न टाइम में लोग कन्वर्ट होकर के, पहले से ही क्या नाम है, हिंदू जैसे संस्कारी थे और संस्कार होते थे कि ठीक है भाई, लेकिन हिंदू कौन थे? जो बाई बर्थ हिंदू थे या जिनके मदर या फादर हिंदू थे, और जिनकी स्वेच्छा से जो हमारे धर्म हिंदू में आना चाहते थे उनको हमने हिंदू डिनोट किया। बट मॉडर्नाइजेशन के साथ ठीक है उसको एक रूप दे दिया कि ठीक है जी कन्वर्ट हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ कभी कन्वर्जन का कंसेप्ट रहा नहीं, जैसे कि मोमडन्स, क्रिश्चियंस वगैरह में रहा। इन्होंने लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया कि ठीक है जी आप हमारे धर्म को मानिए, हमारे अनुयायी बनिए, लेकिन हमारे यहाँ कन्वर्जन का कंसेप्ट नहीं रहा। अब एपोस्टेसी क्या है? एपोस्टेसी कन्वर्जन को ही कहते हैं, बट हिंदू लोग जो अदर मैरिज और मैरिजेस करनी है, जिनको उत्सुकता है, वो मोमडन्स में जाकर के पहले मोमडन धर्म को अपनाते हैं, देन फिर मैरिज कर लेते हैं, या क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं फिर मैरिज कर लेते हैं। तो कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द मैरिज जो करते हैं उसको एपोस्टेसी कहते हैं। तो कन्वर्जन से रिलेटेड हो गया, क्योंकि हिंदुओं के अंदर तो केवल एक ही टाइम में एक ही मैरिज आप कर सकते हैं, अदरवाइज बाईगेमी वगैरह में फंस जाएंगे, तो इसलिए लोग कन्वर्ट करके करते हैं। जैसा कि देखा होगा धर्मेंद्र ने भी करी थी, तो मिस्टर धर्मेंद्र बाद में वो मोमडन बने थे, तो जाके हेमा मालिनी से उन्होंने शादी करी थी, हिंदू रीति के अनुसार उन्होंने शादी नहीं करी थी। आइए नेक्स्ट वन, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है संसार को त्याग देना। ठीक है, इतना
मेडिटेशंस वगैरह का उनके अंदर आ गया कि ठीक है संसार कुछ भी नहीं है, आदमी पैदा होता है मर जाता है, जैसे कि सिद्धार्थ जी के अंदर आ गया था। उन्होंने राजपाट भी छोड़ दिया, बीवी बच्चे भी छोड़ दी और अपने राज्य को छोड़ करके बौद्ध समाज का संगठन किया, बौद्ध बने, उतना बौद्ध भिक्षु बने और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी ज्ञान उपदेश और बौद्ध धर्म को फैलाया। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी चेंजिंग आ सकती है, तो उसे त्यागना कहते हैं, संसार को त्यागना, दैट इज रेजोनेंस। इसकी पिटिशन भी आप सेक्शन 13(1) के 6 में डाल सकते हैं और एपोस्टेसी की सेक्शन 13(1) के 2 में डाल सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज ए मिसिंग। एनी पर्सन आइदर हस्बैंड और मिसिंग या वाइफ इज मिसिंग, कोई भी अगर मिस हो जाता है, पता नहीं लगता है, लापता हो जाता है, भाई कहीं जा रहे थे, भीड़ में खो जाता है, जैसे कि फिल्मों में देखते हो, तो प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर मोर देन 7 ईयर, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत इसको प्रिज्यूम किया जाता है कि मोर देन 7 ईयर अगर कोई मिसिंग है तो हमको उसको प्रिज्यूम कर लेंगे कि ठीक है जी उसकी डेथ हो गई है, आप क्या नाम है रीमैरी कर लें। तो सेक्शन 13 के 1(7) में इस बात को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसके लिए हमारा पास फार्मूला बनता है एक CRM। ठीक है जी। तो हमारे पास ग्राउंड्स जो ऑफ डाइवोर्स का एक तरीके से फार्मूला बना ओम, AOM। ओम, ओम कहते हैं ना हम सभी लोग, AOM, ओम। A फॉर एनी पार्टीज, O फॉर ओनली वाइफ एंड M फॉर म्यूचुअली। तो आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, वाइफ से रिलेटेड ग्राउंड्स। वाइफ से रिलेटेड ग्राउंड स्पेशली सेक्शन 13 के 2 में दिया हुआ है कि वाइफ चाहे तो इन ग्राउंड्स के अलावा एक्स्ट्रा उसको 4 ग्राउंड्स और मिले हुए हैं ओनली फॉर वाइफ। आइए देखते हैं क्या क्या ग्राउंड्स हैं। पोलोगेमी, बाईगेमी, एक ही मतलब है, बाईगेमी माने नेक्स्ट किसी और औरत के साथ रिलेशन बनाना, या पोलोगेमी बहुत सारी औरतों के साथ रिलेशन बनाना। तो अगर वाइफ को इस बात का पता लगता है कि मेरा हस्बैंड इस कैरेक्टर का है, तो वो इजिली डाइवोर्स इसमें डाल सकती है सेक्शन 13 के 2(1) में। ओके, नेक्स्ट वन ऑफेंसेस। अगर हस्बैंड कोई भी ऑफेंस करता है, रेप या अननेचुरल सेक्स वाइफ से, ठीक है, एक्सिस सेक्स या वाइफ से रेप करता है, हमारे 376 में वाइफ से रेप के बारे में पनिशमेंट किया हुआ है ना, तो वो वही रेप है। सोडोमी या अननेचुरल करता है या ब्रिस्टेलिटी करता है, देन ये सब ऑफेंसेस के बिहाफ पे भी वाइफ पिटीशन डाल सकती है सेक्शन 13 के 2(2) में। नेक्स्ट वन मेंटेनेंस। वाइफ को मेंटेनेंस की डिक्री मिल जाती है अंडर सेक्शन 125(3) में CRPC के, तो भी वो सेक्शन 13(2)(3) के उसमें पिटीशन डाल सकती है डाइवोर्स की। डिक्री मिलने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो डाइवोर्स ले सकती है। लास्ट वन ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मीन्स कई बार ऐसा होता था कि एज कंप्लीट नहीं होती थी, पेरेंट्स मिल करके बच्चों की शादियां करवा दिया करते थे, जो बिलो देन 18 है या बिलो देन 21 है, 12-14 साल, कुछ धर्मों में, कुछ उसमें जाति वगैरह के अंदर करा दी जाती थी। लेकिन वहां भी उनको राइट दिया हुआ है लेडीजों को स्पेशली कि अगर बाई फ्रॉड या बाई कोरेशन या बाई किसी प्रकार से शादी हुई है और आपको मंजूर नहीं है, तो आप जब एडल्ट होते हैं तो आप हमारे पास पिटीशन डाल सकते हैं, आपको डाइवोर्स मिल जाएगा सेक्शन 13 के 2 में। तो आइए देखते हैं, इसका एक तरीके से याद रखने का एक फार्मूला बन गया पोमो, POMO, P फॉर पोलोगेमी,
O for offenses, M for maintenance and O for again option of privacy। तो ये सारे के सारे ग्राउंड्स आपको ओम से स्टार्ट करना है। देन दो चीजें आ गई, डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज और फेलियर ऑफ सिस्टम। इसके अंदर एमडीओ, डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज यानी कि मिसकंडक्ट, डिजीज एंड अदर्स। मिसकंडक्ट में एसीडी, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन। डिजीजेस के अंदर एमएलवी यानी कि मेंटली डिसऑर्डर, लिप्रेसी, वेनरल डिजीजेस। अदर्स में सीआरएम, कन्वर्जन, अपोस्टेसी, रेजोनेंस एंड मिसिंग। ये किसी भी पार्टीज के लिए हो गए। फेलियर लीगल सिस्टम है तो जुडिशियल सेपरेशन एंड आरसीआर, ये सेक्शन 9 में है, ये सेक्शन 10 में है। ओके। वाइफ और जुडिशियल सेपरेशन के भी यही सारे ग्राउंड्स बन जाते हैं जितने अब तक पढ़ाए हैं। एनी पार्टीज एंड वाइफ। ओके। तो जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन भी इन्हीं ग्राउंड्स पे लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप डाइवोर्स ले, क्योंकि देखिए डाइवोर्स लेना आसान है, बट अगर आपके चिल्ड्रंस जो संतति उत्पत्ति हो चुकी है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसकी परवरिश ढंग से नहीं हो पाती, वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, वाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। हालांकि ये देखा गया है कि डाइवोर्स जो है रेयर टू रेयरेस्ट केस में ही लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो प्रचलन बन गया है। पेशेंस नहीं रहा है। लोग पढ़े लिख गए हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, और उतना पेशेंस नहीं रह गया है कि क्या नाम है कोई भी इस चीज को समझे। तो उसका सीधा असर इफेक्ट कहां पड़ता है? उस बच्चे पे पड़ता है जो उन्होंने पैदा किया है। आइए देखते हैं। ये सारे ग्राउंड्स में डाइवोर्स लेना इतना इजी नहीं है, वक्त लगता है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट्स के अंदर तो वास्तव में वक्त लगता है, वो हमेशा से ही लगता था, कोई आज नई बात तो है नहीं, क्योंकि प्रोसीजरल इतना लंबा हो जाता है। इसलिए आइए देखते हैं म्यूचुअली। 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया और म्यूचुअली डाइवोर्स का एक कंसेप्ट रखा गया कि भाई ठीक है दोनों को डाइवोर्स दे दिया जाएगा, तो उसके लिए सेक्शन 13B इंसर्ट किया गया। सेक्शन 13B भी इतना इजी नहीं था, इसमें भी कंडीशंस थी। कंडीशन ये थी, सेक्शन 14 के द्वारा रेस्ट्रिक्ट लगा दिया गया था कि पिटीशन जब आएगी जब 1 साल आपके शादी के बीत चुके होंगे, कम से कम 1 साल से पहले आप डाइवोर्स की पिटीशन नहीं ला सकते दोनों ही। और दूसरी कंडीशन, ठीक है आप 1 साल बीतने के बाद डाइवोर्स के लिए आएंगे, लेकिन डाइवोर्स भी आपको सीधा नहीं दिया जाएगा, 2 मोशनों में दिया जाएगा, 2 टुकड़ों में दिया जाएगा। फर्स्ट, बोथ आर द म्यूचुअली एग्रीड, देन फर्स्ट मोशन हैज बीन डन। ठीक है जी, आप पिटीशन लेकर के आए 13(1) की, फर्स्ट मोशन दे दिया गया, उसके बाद भी सिक्स मंथ का फिर टाइम दिया जाता है इन दोनों के दौरान डाइवोर्स के, कि एक बार आप फिर समझ लें। कोर्ट तो डाइवोर्स कर देगी, बट आपकी फैमिली, आपके बच्चों, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड पे असर पड़ेगा। सोच लें, अगर फिर रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर म्यूचुअली मिला देंगे, फिर मैरिज को एडजस्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, आ जाइए आप सेकेंड मोशन के लिए आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ, 6 महीने बाद सेक्शन 13B(2) में पिटीशन लेकर के आ जाइए। आफ्टर दैट आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी विन देन। उसके बाद भी इतना इजी नहीं है कि डाइवोर्स की डिग्री मिल गई आप जाके शादी कर लें या रीमैरी कर लें। रीमैरी करने के लिए सेक्शन 15 बोलता है कि रीमैरी आफ्टर डाइवोर्स कर सकते हैं, बट एक्सपायरी ऑफ द अपीलेट पीरियड, अपील करने के पीरियड को समाप्त होने के बाद दोनों में से कोई पार्टी फिर भी अगर अपील करना चाहे
तो 90 डेज का इट्स मीन 3 महीने का और टाइम है। पहले अपील का पीरियड निकल जाने दें, उसके बाद आप डाइवोर्स करें। तो हमारा एचएमए में 90 डेज है, बट इन फैमिली कोर्ट लॉ में 30 डेज है। फैमिली कोर्ट एक्ट में 30 डेज है, बट इस 90 डेज को ही माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम है आपको और डाइवोर्स के बारे में ग्राउंड्स बताने की आवश्यकता है। ये जितने भी ग्राउंड्स हैं इसको मैंने बड़ा प्रिसाइज करके बड़े शॉर्टकट में आपको समझा दिया है विद फार्मूलोज के, कि अगर आप इन फार्मूलों को याद रखोगे तो मेरे अंदाज में कभी नहीं भूलोगे, चाहे वो मेन का क्वेश्चन आए या प्री में क्वेश्चन आए। मेन में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, हाँ जी डाइवोर्स के सारे ग्राउंड्स लिखिए एचएमए के अंदर, आप सारे ग्राउंड्स को डिस्क्राइब कर दीजिए विद जजमेंट्स। एंड कोई पूछता है कि ठीक है जी वेविंग में कितना टाइम पीरियड है, 6 मंथ का दिया जाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट की एक अभी हाल में ही जजमेंट आई है जिसमें कि 6 मंथ को भी वेव कर दिया गया है कि ठीक है अननेसेसरी का, जिन्होंने ठाने लिया हमें डाइवोर्स लेना है तो अननेसेसरी का उनका 6 महीना और क्यों बर्बाद करें, तो उसको वेव करके आप सेकंड मोशन भी उनको दे करके डाइवोर्स क्लियर करें। तो आज इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन मॉमडन्स लॉ। ओके, तो जिस प्रकार से हिंदुओं में डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं उसी प्रकार से मॉमडन्स लॉ में भी उनके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।